हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये इस वर्ष का पहला दैनिक जागरण है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वर्ष आपके लिए सफलता का वर्ष साबित हो, आप खूब मेहनत करें और जल्दी से जल्दी सफल हों, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। तो आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं, जहां पर सबसे पहली न्यूज़ 9 वर्ष में और आगे बढ़े देश, ये स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें उन्होंने देश को किस तरीके से विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, उसके बारे में एक खाका तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए वर्ष की शुरुआत से पहले मन की बात कार्यक्रम में ये आशा जताई है और ये 108वां क्रम था मन की बात कार्यक्रम का। उन्होंने कहा कि भारत आत्मविश्वास से भरपूर और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। श्री राम भजन हैशटैग से रचनाएं इंटरनेट मीडिया पर साझा करने का भी उन्होंने आग्रह किया है। आगे उन्होंने बोला कि 2024 आप सभी की सफलता सुनिश्चित करें, नई ऊंचाइयों आप छुएं और स्वस्थ रहें, फिट रहें, खुश रहें, यही मेरी प्रार्थना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें बोली हैं, जैसे कि दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार से साबित हुआ है कि प्रत्येक भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अहमियत दे रहा है, यानी कि स्थानीय चीज़ों को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश जैसे सफल अभियानों का अनुभव किया है। 70,000 अमृत सरोवरों का भी निर्माण हमारी सामूहिक उपलब्धि है। नेक्स्ट है कि भारत नवाचार का केंद्र बन रहा है और यह इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 2015 में हम वैश्विक नवाचार सूचकांक, यानी कि जब हम नया स्टार्टअप करते हैं, कोई न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो उस समय हमारा जो क्रम था विश्व में वो 81वां था, जो अब 40वें स्थान पर आ गए हैं हम। भारत के प्रयासों से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया गया। इसने इस क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स को काफ़ी अवसर प्रदान किए हैं। श्री अन्न मतलब जिसमें मोटे अनाजों को प्राथमिकता दी जाएगी, हेल्थ के लिए बेस्ट बताया गया है। भाषा संबंधी दिक्कतों के कारण कई जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं उनके लिए NEP लाया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, जिसमें सीखने की प्रक्रिया व समग्र विकास में ऐसी बाधाओं को खत्म करने में मदद मिल रही है। हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा एवं प्रगति में बाधक ना बने। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जैसी नई तकनीकी समाज के लिए विभिन्न क्षेत्रों को सुगम बना रही है और वह दिन दूर नहीं जब किसी भी भाषा में भाषण को श्रोता अपनी लोकल लैंग्वेज में सुन सकेंगे। तो ये सब प्रमुख बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्टेटमेंट में दी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए गिलानी के संगठन तहरीके हुर्रियत पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी के संगठन तहरीके हुर्रियत जम्मू कश्मीर को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने पर केंद्र सरकार ने एक गैर कानूनी, जो केंद्र ने संगठन है, गैर कानूनी संगठन घोषित कर उसे प्रतिबंधित कर दिया है। यह जो प्रतिबंध है वो 5 साल के लिए लगाया गया है। यह संगठन जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को हवा देने और आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। यह संगठन प्रदेश को भारत से अलग करने की साजिश में हमेशा संलिप्त पाया गया है। इतना ही नहीं, यह भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में भी जुटा रहता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर स्वयं यह तहरीके हुर्रियत पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि उच्चायोगों व दूतावासों पर हमलों के 43 संदिग्धों की पहचान NIA द्वारा की गई है। इसमें बताया गया जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसने इस वर्ष ओटावा और लंदन में भारतीय उच्चायोग और सैन फ्रांसिस्को में जो महावाणिज्य दूतावास था उस पर जो हमले हुए थे उसके पीछे संदिग्धों की पहचान कर ली है। एजेंसी ने कई नवीन तकनीकों का उपयोग करके 43 संदिग्धों की इसमें पहचान की है। इस वर्ष आतंकी नेटवर्क के विरुद्ध अपनी कार्रवाई के दौरान NIA ने 68 मामले दर्ज करने के बाद 1000 से अधिक छापे मारे हैं और 625 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया गया है। एजेंसी ने 74 आरोपितों की उनको सजा भी दिलाई है और 94.70% की सजा दर भी इसमें हासिल की है। अधिकारियों ने यह भी बोला है इसमें कि अर्श डाला और रिंदा सहित भारत के 5 मोस्ट वांटेड को आतंकियों के रूप में सूचीबद्ध करने के अलावा NIA के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने 2023 में 4 आतंकी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है
कोहरे की चपेट में उत्तर भारत और पूर्व भाजपा नेता फायरिंग, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, उसमें तीनों आरोपितों को पकड़ लिया गया है, ये भी न्यूज़ स्किप करेंगे हम। जनता की भलाई का रास्ता चुना है, जेल तो जाना ही पड़ेगा, ये स्टेटमेंट दिया है अरविंद केजरीवाल ने। आप इंडिया का हिस्सा है और जितनी सीटें मिलेंगी उस पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ईडी की ओर से जो 3 जनवरी को नोटिस देकर बुलाए जाने का जिक्र किए बगैर आपके राष्ट्रीय संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की 12वीं बैठक में कहा कि जनता की भलाई का रास्ता चुना गया है, उससे जेल तो जाना ही पड़ेगा। आप अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा, गरीबों का मुफ्त इलाज करोगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम सभी के लिए यह तय करना जरूरी है कि हमें जेल जाना है या नहीं जाना है। अगर जेल जाने के लिए तैयार हैं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और गरीबों का मुफ्त इलाज करने के रास्ते पर चलते रहो। इसके साथ ही केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जो भी सीटें मिलेंगी उन पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सारी सीटें जीतेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। फिर से दिल्ली का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो काफ़ी ख़राब स्थिति में रहा। जैसे कि मुंडका में 424 चला गया, सबसे हाई अभी तक चला गया है ये। पंजाबी बाग में 422, नेहरू नगर में 422, RK पुरम में 421 और द्वारका सेक्टर 8 में 418। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो 350 से 400 के बीच में खतरनाक स्थिति में माना जाता है। और अगर मुंडका में 424 चल रहा है तो आप समझ सकते हैं यानी कि वहाँ पर हर व्यक्ति को सांस संबंधी कोई ना कोई बीमारी होना तय है, अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नए साल में फिर से शुरू होगी मुफ्त कोचिंग की सुविधा। देखिए, SC OBC के अलावा सामान्य वर्ग के गरीब को भी मिलेगी यह सुविधा। मुफ्त कोचिंग के साथ 2500 रुपए का मासिक वजीफा भी देगी दिल्ली सरकार। कोरोना काल में बंद जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को नए साल में रीलॉन्च करने की तैयारी है। दिल्ली सरकार इसमें कुछ बदलाव कर रही है, जिसे कैबिनेट मंजूरी के बाद दोबारा छात्रों के लिए शुरू किया जाएगा। योजना के तहत निजी कोचिंग संस्थान में कुल कोचिंग के छात्रों की जो छात्र होंगे उन्हें 2500 रुपए का मासिक वजीफा भी दिया जाएगा, जिसका उपयोग छात्र यात्रा और अध्ययन सामग्री खरीदने के लिए कर सकते हैं। इसमें प्रोत्साहन राशि भी जोड़ने की योजना है। छात्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। जो बदलाव के साथ जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन। इस न्यूज़ को हम बिजनेस पेज पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये न्यूज़ वहां पर भी दी गई है। केंद्र से वार्ता के लिए 3 नगा समूह एकजुट। देखिए, दशकों पुराना जो नगा राजनीतिक मुद्दा है वो समाधान की तरफ आगे बढ़ रहा है और 3 नगा समूह ने एकजुट होकर केंद्र के साथ संयुक्त रूप से बातचीत करने का फैसला किया है। और ये जो निर्णय है एक बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें 3 समूहों अकाटो चोफी के नेतृत्व वाले नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खांगो के नेतृत्व वाले NSCN और जेड राइस के नेतृत्व वाले नगा नेशनल काउंसिल के नेताओं ने भाग लिया था। ये तीनों विभाजित समूह हैं। अन्य 2 समूहों के नेताओं की उपस्थिति में यह बैठक के बाद पत्रकारों से अकाटो ने कहा कि 3 समूह 2024 में एक संयुक्त राजनीतिक प्रयास के लिए एक साथ आए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नौसेना ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में बढ़ाई है निगरानी। देखिए, हाल में जो व्यापारिक जहाज़ों पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसके मद्देनजर ये कदम उठाया गया है और समुद्री सीमा में अग्रिम पंक्ति के विध्वंसक और युद्धपोत तैनात किए गए हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले की घटनाओं के मद्देनजर अरब सागर और अदन की खाड़ी में अपनी निगरानी तंत्र को बढ़ा दिया है। नौसेना ने यहां अग्रिम पंक्ति के विध्वंसक व युद्धपोत तैनात किए हैं। समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी हमले की स्थिति में व्यापारिक जहाज़ों की मदद के लिए नेवल टास्क ग्रुप को भी तैनात किया गया है। नौसेना ने कहा है कि वह नए सुरक्षा खतरों की जांच के लिए तटरक्षक बल के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। 23 दिसंबर को लाइबेरिया के झंडे वाले कच्चे तेल से लदे जहाज MV केम प्लूटो पर भारतीय तट के समीप पोरबंदर से करीब 220 समुद्री मील दूर ड्रोन हमला किया गया था। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है।
भारत और यूएई की सेनाएं राजस्थान में कल से करेंगी संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसे नाम दिया गया है डेजर्ट साइक्लोन 2024। देखिए, भारत का और संयुक्त अरब अमीरात का जो सेनाएं हैं वो संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही हैं 15 जनवरी से, और इसमें डेजर्ट साइक्लोन 2024 इसको नाम दिया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी अभियानों में सर्वोच्चतम तरीकों को सीखना और साझा करना है। नेक्स्ट है कि देश में रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ के पार गया है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 2022-23 में 10 गुना बढ़कर रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ हो गया है, और वो बोले हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाने को रक्षा मंत्रालय हर जरूरी कदम उठा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार देश की रणनीतिक अर्थव्यवस्था तैयार करने के लिए घरेलू रक्षा उद्योगों के इकोसिस्टम का मजबूत आधार तैयार कर रही है, और रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए उनका मंत्रालय हर जरूरी कदम भी उठा रहा है। देश में पहली बार हथियारों के आयात में कमी आई है, और जबकि रक्षा क्षेत्र में निर्यात बढ़ा है। देश में रक्षा उत्पादन पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया है। ये सारी बातें वो तेजपुर विश्वविद्यालय में 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कह रहे थे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सुखोई 30 विमानों का सेवा काल 20 वर्ष बढ़ाने की योजना बना रही है वायुसेना। देखिए, भारतीय वायुसेना सुखोई जो रूस से खरीदा गया है सुखोई 30 MKI युद्धक विमानों का जो सेवा काल है वो 20 से अधिक वर्ष बढ़ाने की योजना बना रहा है। इन विमानों को करीब 2 दशक पहले भारतीय वायुसेना में शामिल करना प्रारंभ किया गया था, और इस समय उसके बेड़े में 2 इंजन वाले ऐसे 272 विमान हैं। सेवाकाल बढ़ने के बाद अगले 20 से 25 वर्षों तक ये विमान वायुसेना का मुख्य आधार बने रहेंगे। थीम से इतर होने पर पंजाब और बंगाल की झांकियां बाहर कर दी गई हैं। गणतंत्र दिवस परेड पर हुए विवाद पर रक्षा मंत्रालय ने दिया है जवाब, और कहा विषयों के अनुरूप नहीं होने पर झांकी को आगे के लिए डिसमिस कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, डिसमिस होना पंजाब और बंगाल के लिए ही था। ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली झांकियों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस पर गणतंत्र दिवस 2024 के लिए पंजाब और बंगाल की झांकियों को परेड में शामिल नहीं करने पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अब इन राज्यों की झांकियों की खामियों पर रक्षा मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि पंजाब और बंगाल की झांकियों को तय प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया गया है। इस बार दोनों राज्यों की झांकियां परेड को थीम के अनुसार नहीं थीं। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने परेड में अपनी झांकियां प्रस्तुत करने के लिए आवेदन किया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बाकी ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैं या फिर नेताओं की बातें हैं, उनको न्यूज़ में नहीं लेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो एडिटोरियल पेज पर 2 आर्टिकल हैं आज डिस्कस करने के लिए। पहला आर्टिकल है नई उम्मीदों का नया साल, और बीता साल देश के लिए तमाम उपलब्धियों भरा रहा, और उम्मीद है कि नए साल में भी भारत के समक्ष जो चुनौतियां होंगी उसका समाधान निकालने में भारत सफल रहेगा। ये आर्टिकल लिखा गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। उन्होंने बोला है कि नए वर्ष में अनेक संभावनाएं हैं तो तमाम चुनौतियां भी हैं। इसी साल के इसी महीने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का सैकड़ों वर्ष पुराना स्वप्न भी साकार होने जा रहा है। इसी उमंग में 2024 की संभावनाओं और चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करना स्वाभाविक है। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा तो बढ़ी है। भारत ने G20 का नेतृत्व किया, और जिस तरीके से रूस यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध में भारतीय नीति की भी प्रशंसा की गई है। चंद्रयान की सफलता अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय रही। भारत आत्मनिर्भर हो गया है, राष्ट्र का आत्मविश्वास बढ़ा है, और जिस तरीके से इतिहासकारों ने या इतिहास के लेखन में पक्षपात किया जाता था भारत के साथ, वो भी अब उजागर हो गया है। इस विषय पर राष्ट्रीय विमर्श 2024 में निर्णायक मोड़ भी लिया जा सकता है। श्री राम और श्री कृष्ण को काव्य कल्पना बताने वाले कथित लिबरल सेक्युलर इतिहासकार भी लज्जित हैं अब, क्योंकि जिस तरीके से इन सब की जगहों का विकास किया जा रहा है उसकी वजह से। नई शिक्षा नीति में प्राचीन ज्ञान परंपरा को विशेष महत्व मिला है। 2023 में भारत को नया एवं
भव्य संसद भवन प्राप्त हुआ है, लेकिन संसदीय कार्रवाई में जो गतिरोध होता है या फिर जो इस बार हमला हुआ था वो वाकई में निंदनीय है। संसदीय बहसों में कटुता बढ़ती जा रही है, राजनीतिक विमर्श में अभद्र शब्दों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, हुल्लड़ या असंसदीय भाषा का प्रयोग खूब भर भर के हो रहा है। तो ये एक अच्छे संकेत भी नहीं माने जा सकते हैं। भारत विश्व का प्राचीनतम जनतंत्र है। यहाँ वैदिक काल में भी सभा और समिति जैसी संस्थाएं रही हैं। 1980-85 तक ऐसी अराजक स्थिति नहीं थी संसद में। संसदीय जनतंत्र संवैधानिक संस्थानों से चलता है। चुनाव आयोग सहित तमाम संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान जो है वो लगातार घटता जा रहा है। विश्वास है कि 2024 में इस चुनौती का सकारात्मक विकास होगा। 2023 में उत्तर दक्षिण की विभाजक चर्चा भी हुई है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के ही अविभाज्य अंग हैं। राजनीतिक कारणों से देश के मानस को अलगाववादी बनाना घोर आपत्तिजनक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक समस्याएं जन्म लेती हैं। 2023 में जनसंख्या वृद्धि की राष्ट्रीय चुनौती पर विशेष चर्चा नहीं हुई है। समय के साथ प्रदूषण की समस्या विकराल होती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो सांस लेना कठिन है। इसने तमाम बीमारियों को जन्म दिया है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काफ़ी कुछ किया है, लेकिन इसको लेकर जन जागरण की आवश्यकता है। जितनी भी सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक इसमें लोगों की हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी तब तक वास्तव में विकास नहीं हो पाएगा। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि देखिए, नए साल में चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं। इसी साल आम चुनाव होने हैं। संसदीय जनतंत्र में चुनाव का महत्व एक उत्सव की तरह होता है। व्यक्तिगत आरोप एवं आक्षेप बढ़े हैं। इस कारण विमर्श के महत्वपूर्ण मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। दलीय घोषणा पत्रों पर बहस नहीं होती है। चुनावी आचार संहिता तार तार होती है। चुनाव आयोग से लेकर चुनाव कराने वाला प्रशासनिक तंत्र भी विषम चुनौतियों का सामना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से ऐसा ही कुछ भाषण दिया था। संबोधन में बोला था कि देशवासियों को 5 प्रण लेने का आह्वान किया था उन्होंने। उस संबोधन में 2022 से 47 तक के समय को अमृत काल कहा गया था। उस संकल्प में विकसित भारत, गुलामी के सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता एवं एकजुटता, नागरिकों द्वारा कर्तव्य पालन, ये 5 प्रण दिए गए थे। इनमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का भी ध्येय रखा गया था। 2024 में ऐसे सभी राष्ट्रीय प्रश्नों पर एवं चुनौतियों पर गहन विमर्श की संभावनाएं हैं। उम्मीद है कि राष्ट्र जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महानुभाव गहन विचार विमर्श के बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्थिकी की उत्साहजनक तस्वीर। वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो मजबूती हासिल की है उससे वह 2024 में विकास की नई कहानी भी लिखेगा। और ये आर्टिकल लिखा गया है अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरजीत सिंह द्वारा। उन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट दिए हैं इस आर्टिकल में। उन्होंने बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध, हमास इजराइल संघर्ष और वैश्विक स्तर पर ऊंची ब्याज दरों ने गत वर्ष विश्व के आर्थिक परिदृश्य को कभी भी स्थिर नहीं रहने दिया है। चुनौतियां कम होने के बजाय साल भर बढ़ती ही रही हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था स्थिरता के साथ आगे ही बढ़ी है। इससे यह उम्मीद मजबूत होती है कि नया वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास के लिए नया द्वार खोलेगा। इस तर्क का प्रमुख कारण है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की औसत वृद्धि दर को हासिल करने में कामयाब रही है। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के हर मोर्चे पर भारत के उम्दा प्रदर्शन को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी 2024 के विकास के अनुमानों में संशोधन कर इसे बढ़ा दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रेटिंग को 2 बार अपग्रेड करके इस दर को 6.5% कर दिया है। IMF ने 6.1 से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी इसे 6.4% कर दिया है। और बात करें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना अब मुश्किल नहीं होगा। IMF के अनुमान के मुताबिक भारत 2027 तक जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा।
युवा कामकाजी आबादी तेजी से बढ़ रही है और तेजी से बढ़ता बाजार है। तकनीकी सक्षम शासन, डिजिटल क्षमता, ग्रीन भारत, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे की ओर बढ़ते कदम आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो उज्जवल भारत की तस्वीर पेश करते हैं। स्वास्थ्य सेवा एवं बीमा, फिनटेक, नवीनीकरण ऊर्जा तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन, आईटी एवं सेवाएं, अंतरिक्ष क्षेत्र, बैटरी ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, जैव प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर चिप निर्माण जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अधिक संकल्प की यात्रा में जुड़ सकते हैं। इसमें आगे ये बताया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 में निजी खपत और निजी निवेश का सकल घरेलू उत्पाद में क्रमशः 61% और 31% का हिस्सा था। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः घरेलू उपभोग से संचालित है, जिसे बाजारोन्मुखी और बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और आगे आर्टिकल में ये भी बताया गया कि इन मजबूत आधारों पर ही भारत सरकार ने आने वाले समय के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। जीडीपी में लगभग 17% का जो योगदान करने वाले विनिर्माण क्षेत्र को भी आगे आने की जरूरत है और इसका जो विकास है वो 21% तक रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 तक यह विनिर्माण बाजार लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। नौकरशाही को सुव्यवस्थित करने एवं लॉजिस्टिक लागत को कम करने के प्रयासों की कड़ी में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत धीरे धीरे एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि 2024 में आईपीओ के जरिए कमाई के लिए तैयार रहे निवेशक। देखिए आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब आप किसी पहले तो कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए जैसे अभी हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजी ने अपने आप को शेयर बाजार में रजिस्टर्ड किया और उसके बाद वो अपना आईपीओ लेके आई, यानी कि अपने शेयर्स को आम जनता के लिए उसने ओपन किया। तो उस समय वो शेयर मिल रहा था 534 रुपये से 580 रुपये के बीच आईपीओ स्टार्ट किया गया था, यानी कि आपको इसमें बोली लगानी थी। किसी को 534 में मिला, किसी को 540 में मिला। तो इस तरीके से टाटा टेक्नोलॉजी में आपकी शेयरधारिता हो जाती है, तो उसे ही आईपीओ बोला जाता है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर मार्केट में लॉन्च करती है तो उसे आईपीओ बोला जाता है। तो आईपीओ के जरिए इस बार 24, देखिए यहाँ पर दिया गया है, 24 कंपनियों के आसपास आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ लाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है और 32 अन्य कंपनियों का पेपर वर्क चल रहा है। तो अगर बात करें कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान खुदरा निवेशकों ने आईपीओ के जरिए जमकर कमाई की है। बीते वर्ष बाजार में कुल 59 आईपीओ सूचीबद्ध हुए हैं और उन्होंने अपने इशू प्राइस के मुकाबले सूचीबद्ध होने के दिन औसतन 26.3% रिटर्न दिया है। खुदरा निवेशक 2024 में भी आईपीओ के जरिए कमाई कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि इस वर्ष भी तमाम कंपनियां आईपीओ लाने के लिए तैयार हैं। इसमें देखिए ये कंपनियां आईपीओ के जरिए 26,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती हैं, जो 24 कंपनियां हैं, और जो 32 कंपनियां का पेपर वर्क चल रहा है वो 35,000 करोड़ रुपए इसमें कमाना चाहती हैं। और इसमें एक पॉइंट यहाँ पर यह भी दिया गया है, देख लीजिए कि 2023 के दौरान 2.7 करोड़ नए निवेशक बाजार में भी जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि डीबीटी से 104 करोड़ को सीधा लाभ मिला है। 2022-23 के दौरान एक लाभार्थी को औसतन 3,163 रुपए का लाभ मिला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने सरकारी योजनाओं में होने वाली लीकेज को खत्म कर दिया है, यानी बिचौलिए खत्म हो गए हैं। गैस सब्सिडी स्कीम पहल के सबसे ज्यादा लाभार्थियों को मिलता है डीबीटी के जरिए भुगतान। इसमें 17,200 लाभार्थियों को प्रतिदिन डीबीटी के जरिए किया जाता है भुगतान विभिन्न योजनाओं में। इसमें 56 स्कीम जुड़ी हुई थी। वित्त वर्ष 2014-15 में 6 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। वित्त वर्ष 2014-15 में 1,016 स्कीम जुड़ी हैं चालू वित्त वर्ष में, और 1,081 स्कीम जुड़ी थी वित्त वर्ष 2022-23 में डीबीटी के जरिए। तो वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 104 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जुड़े हैं, स्कीमों का लाभ ले रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में डीबीटी से जुड़ी केंद्र और राज्य की 1,081 स्कीम के तहत 3.29 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, यानी एक लाभार्थी को औसतन 3,163 रुपए का भुगतान किया गया था, जो 2023-24 में अप्रैल से लेकर नवंबर तक 2.14 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, यानी एक व्यक्ति का औसत 2,047 है।
तो ये भी एक अच्छी पहल है क्योंकि इसमें जो दलाली थी वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 10 वर्षों में 4 गुना बढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2024 में 15% बढ़कर 115 अरब डॉलर हो जाएगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा हिस्सा रखने वाले मोबाइल फ़ोन का उत्पादन मार्च 2024 तक 50 अरब डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में मोबाइल फ़ोन का उत्पादन लगभग 42 अरब डॉलर का था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर, जिसमें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। और मुझे लग रहा था ये न्यूज़ होगी बिजनेस पेज पर, चलिए नहीं है तो हम स्टार्टिंग वाले पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि अरविंद पनगड़िया बने हैं 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है और ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर लंबे समय से कार्यरत थे। और वित्त आयोग मुख्य, देखिए वित्त आयोग होता क्या है ये समझिए। देखिए वित्त आयोग जो है वो मुख्य तौर पर राजस्व संग्रह का केंद्र और राज्यों के बीच किस तरीके से बंटवारा किया जाए ये फार्मूला तय करता है। इसकी कई सिफारिशें वित्त प्रबंधन में उपयोगी साबित भी होती हैं। वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव ऋत्विक रंजानाम पांडे 16वें वित्त आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। आयोग जो है वो 2026-27 से 2030-31 के दौरान केंद्र व राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा किस तरीके से किया जाए इस पर सुझाव 31 अक्टूबर 2025 तक सौंप देगा। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह थे और 15वें आयोग ने केंद्रीय संसाधन में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 41% करने की व्यवस्था 2021-22 से 25-26 के लिए की हुई थी। भारत के राष्ट्रपति संविधान की धारा 280 के तहत वित्त आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं। 16वें आयोग का गठन तब हो रहा है जब कई देशी और विदेशी एजेंसियों ने कहा है कि आने वाले कुछ वर्षों तक भारत की इकोनॉमी काफी तेज रफ्तार से बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से, जिसमें रूस यूक्रेन हमला है, इजराइल हमास युद्ध है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अमेरिका ने हौती हमलावरों एंटीशिप मिसाइलों को मार गिराया है। दुनिया भर में नए साल का जश्न। तो ये सब न्यूज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। ईस्टर तक भारत के साथ FTA कर लेना चाहते हैं सुनक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अगले साल मार्च के अंत में पड़ने वाले ईसाइयों के बड़े त्यौहार ईस्टर तक भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के इच्छुक हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता वार्ता पिछले साल जनवरी में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य 36 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को बढ़ाना था। 15 दिसंबर को 13वें दौर की बातचीत खत्म होने के बाद नए साल की शुरुआत में बातचीत का एक नया दौर शुरू होने की उम्मीद इसमें बताई गई है। चलिए तो ये आज का यानी 1 जनवरी 2024 का इस वर्ष का सबसे पहला राष्ट्रीय संस्करण था दैनिक जागरण का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।